नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। समूचा उत्तर भारत बाढ़ की चपेट में है। चारों तरफ आसमान से बरसी आफत से त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। अगर सहारनपुर जनपद की बात करूं तो सहारनपुर भी बाढ़ से अछूता नहीं रहा है। महानगर सहारनपुर की बात करूं तो सहारनपुर से होकर गुजरने वाली पांवदोई नदी, डमोला नदी भी बाढ़ से अपने उफान पर हैं। सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित होकर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर एक ये उठता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पांवधोई नदी और डमोला नदी में अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं। डमोला नदी कौन सी नदी है और पांवधोई नदी क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर सुरेश चंद्र बंसल साहब हैं। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पांवधोई नदी का क्या कुछ इतिहास है और डमोला नदी क्या कहती है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 14 टुडे में। जिस तरह से कसम कसमें हैं लोग पांवधोई नदी और डमोला नदी को लेकर के, क्या आप पांवधोई नदी के बारे में सबसे पहले बताएंगे दर्शकों को, कि ताकि उनका जो कसमकस है वो दूर हो सके। पांदुई नदी जो है उत्तर दिशा में एक गांव है जिसको हम कहते हैं शकलापुरी। और शकलापुरी गांव जो है सहारनपुर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। वहाँ पर ज़मीन के अंदर से जो है ये इसमें जल का स्रोत जो है उदित होता है। और ये भूतेश्वर बाबा का जो मंदिर है वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पर बैठती है। एक तरह से ये पहाड़ से इसका कोई मतलब नहीं है। और हम कह सकते हैं कि ये जो पवार का विकास खंड है, पवार का विकास खंड के अंदर ही जो है ये शकलापुरी गांव है, वहाँ से फिर ये नदी आती है और ये पुल खुमरान के पास धोबी घाट पर प्रवेश करती है। और यहाँ तक अगर आप देखें तो उसके बाद आकर के धोबी घाट से या पुल खुमरान से आगे चल कर के जो है ये नदी रामेश्वरम मंदिर के पास रामेश्वर घाट पर आती है। और उसके बाद फिर जो है ये नदी भैरव जी का जो मंदिर है इस समय मैं उसके बाद वहाँ पर भी कोतवाली के समीप होती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और फिर जो है पुल जोगयान से आगे बढ़ती हुई ये नदी जो है, कहना चाहिए कि जहाँ सपना टागिस का किसी समय में सपना टागिस के पास आकर के ये ढमोला नदी में आकर के मिल जाती है। इसका जल जो है वहाँ इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि ढमोला में इसका जो है जल मिल जाता है। अब सवाल उठता है कि ढमोला नदी की बात अगर हम करें तो ढमोला नदी जो है वह बहुत दूर से, कहना चाहिए कि पवार का विकास खंड के बहुत उत्तरी वाले गांवों से और उत्तर पूर्व की तरफ से वो नदी आ रही है। तो ये ढमोला जो है वो उत्तर पूर्व दिशा में बह करके आकर के और फिर उसके बाद यहाँ पर जो एसएसपी ऑफिस है उसके पास आकर के ये नदी आती है। और उसके बाद आकर के लिंक रोड के पास जो ओवर ब्रिज बना हुआ है वहाँ से होती हुई ये नदी, किसी ज़माने में ये नदी बड़ा महत्वपूर्ण एक पुल बना हुआ था बाकायदा, उसके खंडर हमको आज भी वहाँ दिखाई देते हैं। वहाँ से होती सीधी जो है राकेश टागिस के पास से होती है और सपना टागिस के पास आती है। और उस ढमोला में आकर के ये उस ढमोला में पादोई नदी आकर के वहाँ पर मिल जाती है। एक बात और भी है, यहाँ पर एक नाला और आकर के मिलता है, क्रैगी नाला, जिसको अंग्रेज़ों ने अपने समय में पक्का कराया था। ये पुरानी मंडी से होकर के सीधा आता है और ये रायवाला से सीधा होता हुआ पहले जो है उत्तर से कहना चाहिए कि दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है। और उसके बाद जो है लक्कीगढ़ से आगे बढ़ता हुआ जब ये आगे आता है तो फिर इसको जो है ये नाला धार धार जो है ढाल के प्रवाह को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल अम्बाला रोड के समानांतर जो है इसको जो है मोड़ दिया गया। और ये नाला जो है किशनपुरा में होता हुआ आकर के और पांदोई नदी में मिल जाता है। इसको क्रैगी नाला कहते हैं। ये क्रैगी नाला यहाँ कहा जाए तो यहाँ पर जैसे पांवदोई नदी या डमोला नदी या फिर क्रेजी नाला एक साथ एक जगह पर उनका संगम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक विशेषता भी इसके लिए बनती होगी। हाँ, इसकी विशेषता बन सकती है। एक समय में जो क्रैगी नाला तो हालांकि देखिए शहर की गंदगी को लेकर के आता है, लेकिन पांदोई नदी जो है एक समय में ये माना जाता था कि पवित्र जल लाती है शहर के लिए। और इसीलिए यहाँ पर जो है ये 3 बड़े महत्वपूर्ण जो है घाट, जिनका मैं धोबी घाट का मतलब ये था कि धोबी लोग जो हैं यहाँ कपड़े धोया करते थे, बिल्कुल जल स्वच्छ रहता था, लेकिन स्नान भी लोग किया करते थे और वहीं पास में मंदिर के दर्शन करते थे। मैंने स्वयं देखा है वहाँ पर बहुत समय पहले, यहाँ पर साफ इतना जल साफ रहता था, वहाँ मछलियाँ जो हैं उनको आप बड़े आसानी से उनको देख सकते हैं तैरते हुए।
लोग वहाँ पर मछलियों को दाना जो है खिलाते थे, आटे की गोलियाँ उनको देते थे। इसके बाद ये लेकिन नदी सर अब तो इन नदियों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया, क्योंकि लोगों ने कब्जा कर लिया है या हाँ। फिर गंदगी उनमें छोड़ी जा रही है। हाँ, ये तो है कि उसमें गंदगी छोड़ी जा रही है। ख़ास तौर से इस नदी का जो एनक्रोचमेंट है, वो आप देखेंगे जो एक कॉलोनी बनी है तोता चौक साइड की तरफ जो है, उधर हम आगे की तरफ बढ़े, उसमें यहाँ अन्य विद्यालय से लेकर के और काली जी का जो मंदिर है, इस साइड में जो है एनक्रोचमेंट इस नदी का काफ़ी ज़्यादा हुआ है। वहाँ पर उसके साइड में जो है फ़र्श को ऊँचा करके कहीं मंदिर बना लिया गया है, कहीं पर जो है कुछ रहने के स्थान बना दिए गए हैं और कहीं जो है ग्राउंड भी बने। लेकिन उसमें जो है एक बात और थी, हमारे नगर निगम ने एक बड़ा अच्छा प्रयास किया था, पांदुई नदी के दूसरी साइड में जो है, अगर इधर देखें तो हम कहेंगे पश्चिमी किनारे पर, वहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्क उन्होंने उसको कहना चाहिए विकसित किया है। वहाँ पर म्युनिसिपल कॉलोनी भी आती है बाकायदा, और उसके आगे चल कर के ये डेवलप किया था उन्होंने जो है। यार अगर हम डमोला नदी पर अब आते हैं, तो डमोला नदी पर भी कब्जा किया हुआ है एक लोगों एक ने, चीज़ और जिस मैं कह दूँ जी पाँदुई कहिए। नदी के बारे में, कि पाँदुई नदी इतनी पवित्र थी कि यहाँ पर 3 जो है घाट, ये घाट जो हम कहते हैं नहाने के स्थान स्थल थे। रामेश्वरम घाट, भैरव घाट और धोबी घाट। लोग यहाँ स्नान किया करते थे और इस नदी में आकर के स्नान करने के बाद फिर भैरव जी के मंदिर में, रामेश्वर मंदिर में, काली जी के मंदिर में पूजा किया करते थे। इसके बाद ये नदी जो है आकर के फिर बाउंड हो जाती है। लेकिन एक बात और थी इसके आगे, कि यहाँ पर जल इतना स्वच्छ था कि जो आज आपका बाज़ार चौकी सराय है, वो उस ज़माने में जो है मच्छी बाज़ार के नाम से कहलाता था। यहाँ पर मछली पालन का कार्य किया जाता था। सर लेकिन अब तो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, नदी में पाउदोई नदी भी अपने उफान पर है, लोगों के घरों में पानी घुस गया, पूरा शहर जलमग्न है। नहीं, इसका कारण है कि एक तो हमने पाँदुई नदी के आगे पास में जो है ऊपरी जो भाग हैं, ख़ास तौर से निचले भागों में नहीं, ऊपरी भागों में इसमें एनक्रोचमेंट अतिक्रमण काफ़ी हुआ है। जितना अतिक्रमण जो हमारा शहर के इस धोबी घाट से इस साइड में नहीं हुआ है, उतना अतिक्रमण उससे ज़्यादा उधर हुआ है। इधर जो अतिक्रमण हुआ है, उसमें ख़ास तौर से जो आप देखें कि एक साइड में आप दाल मंडी पुल से और अगर आप चलें जोगियान पुल तक, तो उस नदी के किनारे-किनारे जो है लोगों ने क्या किया है, काफ़ी जो है कंस्ट्रक्शन वर्क कर लिया है और नदी का जो किनारा है, वो एक तरह से 8-10 फीट की चौड़ाई का ख़त्म कर दिया गया है। कहीं यही तो वजह है कहीं कि अब बाढ़ आई कहीं है। कहीं दुकानें हैं, कहीं उसमें जो है आप देखते हैं कि लोगों ने अपने कुछ ज़्यादातर दुकानें दिखाई देती हैं मेरे को, उसके अंदर दिखाई देती हैं। हालाँकि उसको बाँधने की भी इन्होंने काफ़ी कोशिश की थी। ये जाली-वाली लगा कर के उसमें जो है कूड़ा ना फेंकें, उसको बाउंड्री कर दी थी, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पर उसकी बाउंड्री का लाभ नहीं उठाया लोगों सर ने। हम डमोला नदी की बात करते हैं, डमोला नदी भी अब उफान पर है हाँ। और हजारों परिवार इससे प्रभावित हुए हैं बाढ़ आने देखिए, से। धमोला नदी में तो पूरी तरीके से बरसाती जल आता है। पूरी तरीके से ये नदी जो है उत्तरी पूर्वी भाग से हमारे शहर में प्रवेश करती है और ये नदी कहना चाहिए कि कुछ पहाड़ी इलाकों का जो है, घाड़ के इलाके ख़ास तौर से बरसाती जो है जल लेकर के आती है बाकायदा। और उसके बाद ये आकर के इसका फाट जो था पहले बहुत फैला हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे यहाँ पर लोगों ने बहुत कम कर दिया। अगर आप देखें यहाँ पर पुल कहना चाहिए कि जोगियान के पास, तो ये बिल्कुल एकदम से क्या रह जाती है। अब वो पुल जो है यहाँ एससीएम कॉलेज के पास, जोगियान के पास नहीं, पुल एससीएम के पास, वहाँ पर आकर के इसको नदी को एक तरह से बंद गई है। वहाँ पर जैसे ही आप उसको पार करेंगे पुल को, एससीएम कॉलेज वाला, उसके बाद देखते हैं आप उधर तमाम मकान बन गए हैं रहने के, कॉलेज का भी एक्सटेंशन हो गया है और उससे नदी जो है वो धमोला की जो पादुई नदी का अतिरिक्त जल आता भी था, तो धमोला नदी उसको बहन कर लेती थी, बहा के ले जाती थी। लेकिन उसका अतिक्रमण के कारण यहाँ पर ज़्यादा उसका प्रभाव हुआ है, उससे बाढ़ आ जाती है। सर एक आपने काफ़ी रिसर्च किया है, जब पाउदोई नदी हो या डमोला नदी हो या तमाम जो बरसाती नदियाँ यहाँ पर है, इंडर नदी है, काली नदी है, नागदेव नदी है, उन सब पर। लेकिन जो अगर डमोला नदी की हम बात करें, तो पहले क्या किस अस्तित्व में थी और अब जो बिल्कुल और उस पर करोचमेंट करने के बाद सिर्फ एक नदी, एक नाले के रूप में आ गई है। धमोला नदी के जो पूर्वी किनारा है पूरी तरह जंगल था यहाँ पर। केवल 2 जगह थी यहाँ पर, एक कंपनी बाग में था, एक मटिया महल नाम का मोहल्ला था छोटा बस। इसके अलावा कुछ तो जंगलों का मतलब क्या है कि उनके किनारे बहुत जगह खाली थी, उसका प्रवाह क्षेत्र बहुत विशाल था और उसमें बह कर के आती थी।
और बल्कि यहाँ पर जो खाला पार जगह है वो ढमोला का ही स्थान कहलाता था। खाला पार का मतलब पांदोई के दूसरी तरफ का हिस्सा, किनारे का पार कहलाता था। खाल का मतलब खाल, मतलब खाली जगह कहलाती थी। खाल का मतलब खाली जगह। तो पार उसके तो इस वजह से क्या हुआ, वहाँ पर एनक्रोचमेंट होने के कारण सारा डेवलपमेंट हो गया वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कोई खाली जगह नहीं है, और धीरे धीरे वहाँ पर जो है लोगों ने अपने मकान बना लिए, और नदी का जो कैचमेंट एरिया है वो एकदम सिकुड़ कर, फ्लो एरिया है वो बहुत सिकुड़ गया उसका, खास तौर पे यही चीज़ आप देखो हर नगर में आपको तो दिखाई इसके लिए देगी। किसको जिम्मेदार ठहराएं, क्योंकि सिंचाई विभाग अपने आप में बड़ा विभाग है और ये नदियां जो है सिंचाई विभाग के अंडर में ये आती हैं, चीज़ कहीं तो ना कहीं ऐसी उनकी चीज़ मिली है भगत कि भी हो सकती है। ये चीज़ ऐसा है, जब डेवलपमेंट होता है तो हम रोकते नहीं उस चीज़ को। इसमें उस समय हम कह देते हैं चलो भाई बना लो, कोई बन रहा होता है, कोई चीज़ बनती होती है जब हम उसको रोकता नहीं है प्रशासन। उसके ऊपर भी कुछ दबाव होते हैं, कुछ राजनीतिक दबाव होते हैं, कुछ वैसे दबाव होते हैं। जी। ये चीज़ ये कह सकते हैं आप उस खास तौर से उसको। तो सर डमोला नदी अब बाढ़ आई हुई है, हाँ। तो इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग भी जिम्मेदार हैं, जो इन्होंने सरकारी जमीन को सस्ते दामों में बेचा है वो भी जिम्मेदार ये होंगे। तो हम नहीं कह सकते भाई, हमने तो देखा नहीं कि, जी। लेकिन हाँ ये है कि ज़रूर है, नगर नदियों के किनारे की जो ज़मीन होती है वो नदियों की होती है, और ख़ासतौर से सिंचाई विभाग की होती है। नहरी सिंचाई विभाग होता है, उसकी जिम्मेदारी खास तौर से होती है कि वहाँ पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना होने, अगर होता है तो वो लिमिट के अंदर कराए उसको, जिससे कि घाट बने, सीढ़ियाँ बने, जो कुछ भी बने, तो वो एक लिमिट बाउंड्री होनी चाहिए उसकी। अदरवाइज़ क्या होता है, पानी भर जाता है, फिर लोग परेशान होते हैं। सर जैसे आजकल दिल्ली में देख रहे हैं लोग इन वहाँ। दिनों चर्चा ये है कि जैसे बाढ़ आई और कि जो हथनीकुंड बैराज से पानी यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है, वहीं से इन नदियों में भी पानी आया ना, है, ना, तो इसके लिए लोगों को क्या ना, 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 ना। हथनीकुंड बैराज का पानी तो यहाँ आने का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता। उसका अगर पानी आएगा हमारे सहारनपुर ज़िले में, तो यमुना नदी में आएगा, या उसके किनारे एक नदी और आती है। किसी ज़माने में वहाँ बूढ़ी यमुना नदी कहलाती थी। तो बूढ़ी यमुना नदी में जो है, वो जल ज़रूर आ सकता है थोड़ा बहुत। ये हथनीकुंड बैराज का पानी अगर आएगा तो यमुना में आएगा, या फिर अगर उसको छोड़ेंगे तो पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर जो है यमुनानगर में होकर के जाती है, और पूर्वी यमुना नहर हमारे यहाँ पर जो है, जो फैज़ाबाद के पास ताजेवाला है, वहाँ से इसको निकाला गया है। तो उसमें छोड़ेंगे तो थोड़ा बहुत पानी की मात्रा जो है इस नहर में भी बढ़ सकती है, लेकिन वो हथनीकुंड बैराज का पानी और किसी सोर्स से हमारे यहाँ ज़िले में नहीं आ सकता। सर आप नदियों पर रिसर्च किया है आपने, वो किताबें भी लिखी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर सन 78 में जो बाढ़ आई थी, 77-78 में, उसके बाद लगभग ये 45 सालों बाद ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं कि पूरा उत्तर भारत अब बाढ़ की चपेट में है। अक्सर बरसात के मौसम में देखा जाता था, इक्का दुक्का जनपदों में हुआ, जंगलों में खेतों में पानी आ गया, या फिर पूर्वांचल में गंगा नदी का पानी से बाढ़ आ जाती थी, लेकिन इस बार तो बहुत ही त्राहिमाम त्राहिमाम मची हुई है। लेकिन मेरा अपना अनुभव ये है, फिर भी जो है सन 78 में जो बाढ़ आई थी, उसको मैंने देखा था कि यहाँ धोबीघाट भूतेश्वर बाबा के जो मंदिर है, उसमें कम से कम 4 फीट ऊंचाई पर पानी था। लेकिन इस बार जो पानी था उसका लेवल जो है वो 3 फीट रहा। उसके मुकाबले तो इसका लेवल कम रहा आपकी बार। तो बाढ़ तो ज़रूर आई, पानी भरा, बरसात भी अच्छी हुई, लेकिन बरसाती पानी इसमें ज़्यादा दूर तक का नहीं आता है। पांदोई नदी में तो केवल 3-4 किलोमीटर दूरी तक के लेकर के यहाँ तक बरसात का आता है। अच्छा, बहुत से लोगों से मैं डिस्कस करता हूँ, भ्रांति होती है कि साहब पहाड़ों से नदियों में जो पानी आ रहा है वो इस नदी में पानी आ रहा है, उसमें नहीं आता। यहाँ तक कि डमोला का पानी भी पांदोई नदी में नहीं आता है। डमोला का पानी वो अपने आप अलग से निकल जाता है, बल्कि पांदोई का पानी जो है वो डमोला में जाता है। बल्कि इस नदी को और भी गहरा, ये ज़रूरत है इस नदी को गहरा कर दिया जाए। तो एक अंग्रेज़ जो है इंजीनियर था उस ज़माने में, सिंचाई विभाग का इंजीनियर था, जिसको होवे के नाम से जानते हैं, सन 1870 में। उसने देखा कि शहर के अंदर सहारनपुर जो है, कहते हैं कि मलेरिया के लिए बड़ा मशहूर था। मलेरिया बहुत फैलता था यहाँ पर, मच्छरों के लिए, कीड़े-मकोड़ों के लिए। तो उसने बहुत स्टडी करा, तो उसने पांदोई नदी का जो फ़र्श था उसको गहरा कराया और उसको फिर पक्का कराया। तो आप ये पाएँगे धोबी घाट से लेकर के और ख़ास तौर से राकेश टाकीज़ तक, दोनों तरफ दीवारें इसकी जी ईंटों की बनी हुई हैं, फर्श भी पक्का बना हुआ है बाकायदा। अगर उसको मेंटेन किया कर दिया जाए, तो आज भी मैं सोचता हूँ कि जितनी पादोई नदी की बाढ़ की विभीषिका है,
वो आधी रह जाएगी अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो। सर अगर यही हाल रहा लगातार, भूमाफिया कहें या शहरवासी कहें, नदियों पर एंक्रोचमेंट करते रहेंगे तो इन नदियों का अस्तित्व को कहाँ देखते ये हैं तो आप? नदियों पर तो नदियों के किनारे हमारे प्रशासन को हमेशा ये ध्यान देना चाहिए, इनके किनारे हमें कभी भी अतिक्रमण नहीं होने देना चाहिए। क्यों नदियाँ पानी बरसात के नदियाँ पानी नहीं लेंगी तो फिर बरसात का पानी जाएगा कहाँ? नदियाँ ही तो एक ऐसा स्रोत है जिनके द्वारा हमारा जो बरसात का अतिरिक्त जल होता है वो सब इनके द्वारा जाता है। एक बात और हमें करनी पड़ेगी आगे चल कर के, अगर हम ये कोशिश करें आगे कि जैसे हमारे यहाँ पर वाटर लेवल डाउन चला जाता है, भूमि जो है ग्राउंड वाटर जैसे हम कहते हैं, अगर उसको बढ़ाना है थोड़ा बहुत, उसके लिए हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी जो है डेवलपमेंट करना पड़ेगा। उससे हम थोड़ा बहुत जो है रेन वाटर, जब ज़्यादा बारिश ज़्यादा होती है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अगर हमारे यहाँ पर बना रहेगा तो हम बरसात की जो बाढ़ की विभीषिका है उसको काफ़ी कम कर सकते हैं। एक तो पावदोई नदी और डमोला नदी का भविष्य कहाँ देख रहे हैं आप अगर यही हाल रहता है? नहीं तो अगर ऐसे हाल रहेगा तो फिर तो देखिए बाढ़ तो आएगी शहर में, पानी की विभीषिका बढ़ेगी। इसका सबसे बढ़िया है कि किनारों को इसको जो है अतिक्रमण उसको रोका जाए। दूसरे पानी की निकासी को बनाए रखने के लिए नदियों का जो गहराई है उसको बनाए रखा जाए, उसके अंदर जो जितनी गाद है जितनी जमा हो जाती है उसकी अगर गहराई भी हम बढ़ा देंगे तो हमारी नदी की जो है कहना चाहिए कि पानी ले जाने की जो क्षमता है वो बहुत बढ़ जाएगी। सर आप रिसर्च करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं, लेकिन नदियों में इस तरह से गंदा पानी डालना या फिर नदियों पर कब्जा करना, तो आप लोगों को कहीं न कहीं उससे ठेस भी पहुँचती है। ठेस तो पहुँची, नदियाँ है भई हमारी, आप देखिए नदियों के द्वारा ही तो हमारे यहाँ पर कहना चाहिए कि शुद्ध जल मिलता है। अब अभी दिल्ली में आएगा 3 वाटर वर्क्स बंद कर दिए गए। इसका मतलब क्या है? यमुना नदी जो है पीने के पानी का बहुत बड़ा स्रोत है। लेकिन हमको सहारनपुर में क्यों नहीं महसूस होता है? हम पांदोई और डमोला से पीने का जल नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है इतना बढ़िया है तो उससे पानी हम लेकर के पीते हैं इस एरिया के अंदर। चाहे आप मेर सहारनपुर देखें, मुज़फ्फरनगर देखें, मेरठ देखें, यहाँ पर कोई ऐसी नदी नहीं है जिससे कि वाटर का पीने का पानी हमको वहाँ से मिले। तो इसके लिए हमें जब ये देख रहे हैं ग्राउंड वाटर हमारा सोर्स है, ड्रिंकिंग वाटर के रूप में या वॉशिंग के रूप में, किसी रूप में, तो इन नदियों की विभीषिका को थोड़ा बहुत हम कम कर सकते हैं अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएँ। सर आखिरी सवाल है, जो बाढ़ जैसे हालात बने उसके लिए कहीं न कहीं आम नागरिक ज़िम्मेदार हैं या सिंचाई विभाग? देखिए, आम नागरिक भी ज़िम्मेदार हम हो जाते हैं, हम भी लापरवाह बरतते हैं। भाई कूड़ा-करकट डाल दिया उसके अंदर, हमने जो है कहना चाहिए गहराई को कम कर दिया। ये भी तो एक सबसे बड़ी बात है, ये भी एक फैक्टर है। सर कहा जाए तो जो पुरानी कहावत है कि नदियाँ और पानी का बहाव अगर उस पर हम कब्जा करें तो 100 साल बाद भी अपनी ज़मीन ले लेंगे। नदी उसी वक़्त 100 साल बाद क्या, वो तो जैसी बारिश आएगी तो उसी समय ले लेगा नदी। नदी अपना रास्ता कभी नहीं जो है छोड़ती है, वो अपना रास्ता अपने आप बनाती चली जाती है। यू कैन चेंज योरसेल्फ बट यू कैन नॉट चेंज द रिवर, द शासन फ्लो ऑफ प्रशासन की रिवर। क्या भूमिका देखते हैं इस वक़्त? शासन प्रशासन देखिए अब भविष्य में जो है एक तो नदियों की गहराई जो है वो बनी रहने दी जाए, नदियों किनारे अतिक्रमण को रोका जाए। तीसरी बात जो ये हो सकती है कि हमारे शहर में अगर हम थोड़ा सा रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, वर्षा जल संचयन का भी थोड़ा सा बढ़ाएं। थोड़े जैसे क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जैसे जो निचले स्थान थे, लोअर एरियाज थे, जैसे रायवाला जोहड़ था और भी बहुत सी जगह जोहड़ जिसे कहते हैं, आप उसे अब तालाब बोलते हैं, ऐसी जगह ही अगर बढ़ा दी जाए तो उस समय हम वर्षा जी के जल को काफ़ी वहाँ पर ले जा करके ज़मीन के अंदर पानी की क्षमता को एक संचय की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। बाढ़ जैसी आपदा से बच सकते हैं। काफ़ी बच सकते हैं। देखिए उसकी विभीषिका को हम कम तो नहीं कर सकते, ज़्यादा मतलब इतनी तो नहीं कर देंगे, उसको उसकी जो इंटेंसिटी है उसको कम कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात हम ये कर सकते हैं उसमें कि जैसे हमारे 4 दिन 5 दिन जो है बाढ़ का पानी रहा, तो वो 4 दिन या 3 ही दिन रह जाएगा, तो उससे लोगों को आराम मिलेगा काफ़ी। ये धन्यवाद सर, ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुरेश चंद्र बंसल साहब, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ तौर पर बताया है कि जिस तरह से पाँवधोई नदी है, वो संकलापुरी से शुरू होकर के सपना टाकीज के पास आकर डमोला नदी में
समा जाती है। तो उसी तरह से आगे के रास्ते से जो चलकर डमोला नदी शुरू होती है और ये शहर से करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पर शहरों के बीचों बीच होकर के हिंडन नदी में शामिल होती है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो जो लोगों के ज़हन में प्रश्न था, उसका जवाब डॉक्टर साहब ने दिया है और उनका बताना है कि अगर हम इसी तरह से नदियों और नालों पर कब्ज़ा करते रहेंगे, नदियों की ज़मीनों पर मकान बनाकर रहेंगे, तो बाढ़ आना स्वाभाविक है। अगर इनको ये भी कहना है कि क्योंकि ये लगातार रिसर्च करते आ रहे हैं, नदियों नालों पर किताबें भी लिख रहे हैं, बावजूद इसके लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो बाढ़ जैसे हालात बने उसके लिए हम खुद ज़िम्मेदार हैं। ताज़ा-तरीन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 14 टुडे के साथ। अगर नमस्कार। आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।